जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछला जो हमारा वीडियो था 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो पटवारी परीक्षा में ओल्ड क्वेश्चन आए हैं, माने 2008 से लेकर 2017 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूं जिसमें सन 2008 में जो पटवारी एग्जाम हुआ था उसमें पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने लिए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको दोस्तों एक और पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब 2008 और 13 में एग्जाम हुआ था पटवारी का, या 13 से पहले, जब उसमें 25 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। जो वर्तमान में 5 सब्जेक्ट आते हैं वो पहले 25 नंबर के आते थे। तो 2008 के जो एग्जाम हुआ था उसके मैं आपको 25 क्वेश्चंस आज बताने वाला हूं। अब ये तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं जो रियल में पटवारी परीक्षा में आए हुए हैं। तो 2008 का ओल्ड सोल्ड पेपर दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? मछली उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा है नीली क्रांति, तीसरा है श्वेत क्रांति और चौथा है भूरी क्रांति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीली क्रांति। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? नीली क्रांति। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है नीली क्रांति। तो दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आता है। तो दोस्तों आपको याद करना है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है। और दोस्तों मछली उत्पादन में अगर आपसे इंडिया का नंबर पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इंडिया का इसमें तीसरा स्थान है। मछली उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगर दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है हरित क्रांति। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति। अगर दोस्त हरित क्रांति की बात करें तो ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, बहुत सारी परीक्षाओं में हरित क्रांति को लेकर पूछा जाता है। दोस्तों जो हरित क्रांति है, जब 1965-66 में भारत में अकाल पड़ा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना बेहतरीन तरीके से असफल रही थी। तो उसके दौरान जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं तो 1966-67 में हरित क्रांति लेके आती हैं। 1966-67 में क्या आती है? हरित क्रांति। और उस समय पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। तो देश में अकाल था, काफ़ी सारी चीज़ों का भूकाल मचा हुआ था, लोग बाग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हरित क्रांति आई, जो कि दोस्तों अगर पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो उस टाइम पे पंचवर्षीय योजना थी नहीं। 66 से लेकर 69 तक 3 योजना अवकाश रहे थे। तो उस टाइम पे हरित क्रांति आई। तो दोस्तों पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक है। और दोस्तों जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो आपसे कई बार पूछा है, तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। तो दोस्तों इससे यह भी पूछा है कि खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव या सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो गेहूं पर पड़ा है, और गेहूं के बाद किस पे? चावल पे। यानी सर्वाधिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो गेहूं पर हुई है और दूसरी है चावल। और दोस्तों इस पे दुष्प्रभाव यानी कि इसका अपोजिट प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो मोटे अनाजों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन में कमी हुई और जो इसमें वृद्धि हुई वो गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कई बार दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति का पहली बार प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा, इसके बाद पंजाब के बाद यूपी का जो पश्चिमी एरिया है, जो हरियाणा पंजाब से लगा हुआ है, वहाँ के किसानों ने सबसे पहले हरित क्रांति को अपनाया था। तो दोस्तों ये हरित क्रांति है, कई बार परीक्षा में पूछा है। हरित क्रांति 1966-67, MS स्वामीनाथन भारत में इसके जनक हैं। खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध है। सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं और चावल पे। और मोटे अनाज का इस पे दुष्प्रभाव पड़ा, यानी कमी किस में आई? मोटे अनाज में। हरियाणा, पंजाब और यूपी, पश्चिम यूपी के किसानों ने सबसे पहले इसको उपयोग में लिया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में लिखा है दोस्तों श्वेत क्रांति।
तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, श्वेत क्रांति। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। दोस्तों श्वेत क्रांति कब आई, तो 1970 में, भारत में श्वेत क्रांति आई 1970 में। और दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित एक ऑपरेशन पूछा जाता है, जो कई बार पूछा है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से। विश्व में इसके जनक कौन है, तो दोस्तों कई बार पूछा है, वर्गीस कुरियन नाम का जो व्यक्ति है वो वर्ल्ड में इसका जनक है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। पंचवर्षीय योजना पूछी जाए, दोस्तों देखिए आपके सिलेबस का मोस्ट इंपोर्टेंट एक मैटर बनता है पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत श्वेत क्रांति भारत में आई थी। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 का डिटेल है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, भारत में कब आई, 1970 में। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति से है। वर्गीस कुरियन जो है इसके वर्ल्ड में जनक है और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में आई थी। चौथा ऑप्शन है भूरी क्रांति। तो दोस्तों आपसे सीधा सीधा इतना पूछा जाता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से। किससे है, उर्वरक उत्पादन से इसका संबंध है भूरी क्रांति का। तो ये चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हैं। ये श्वेत क्रांति या कोई सी भी क्रांति हो दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। तो ऑप्शन था आपका कि मछली उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में इंदौर लिखा है, दूसरे ऑप्शन में जबलपुर लिखा है, दूसरे ऑप्शन में जबलपुर है, तीसरे ऑप्शन में भोपाल है और चौथे ऑप्शन में नरसिंहपुर है। चौथे ऑप्शन में नरसिंहपुर है। तो दोस्तों चारों का महत्व समझिए क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कब हुई, कहाँ पर है, तो दोस्तों अभी जो डाटा चल रहा है भारत में वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि इसके बाद तो अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता है वो जबलपुर में है, 82.2 के लगभग जबलपुर की साक्षरता है। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है, बताइए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, इंदौर में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, भोपाल में। सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में। और नरसिंहपुर, दोस्तों नरसिंहपुर जो है ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर संस्कृत भाषा में पूर्ण साक्षरता हासिल किया हुआ है। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। और दोस्तों सबसे कम साक्षरता पूछी जाए तो अलीराजपुर, सबसे कम साक्षरता, चाहे पुरुष हो महिला हो किसी भी मैटर में हो, सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, अलीराजपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा IR36 किस फसल की किस्म है या किस फसल का ये एक प्रकार है। तो दोस्तों पिछले 2017 के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें भी मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जो फसलों की किस्मों को लेके या फसलों के प्रकार को लेके पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान देना है IR36 किस फसल की प्रजाति है। तो पहला ऑप्शन है अरहर है, दूसरे में गेहूं, सोयाबीन और धान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है धान। IR36 जो है धान की किस्म है। तो दोस्तों नोट करिए और धान की क्या क्या किस्म है। ऐसे जिस भी फसल के बारे में पूछा जाएगा हम हर वीडियो में उसका ये आपको डिटेल बताएंगे। चलिए तो दोस्तों धान की जो किस्म है इसका जो पहला नाम है वो है जया धान। कौन सी धान है, जया धान, ये इसका पहला नाम। इसके 10 प्रकार होते हैं दोस्तों, कितने, 10। तो पहला है कौन सा, जया धान। दूसरा है दोस्तों बासमती, दूसरा नाम क्या है, बासमती। आपने सुना भी होगा बासमती चावल होता है। तीसरा जो इसका प्रकार है दोस्तों पुष्पा सुगंध, क्या है, पुष्पा सुगंध। पुष्पा सुगंध इसकी एक किस्म होती है, पुष्पा सुगंध, ठीक है। तो पूसा सुगंध, पूसा सुगंध कौन सा है, पूसा सुगंध। इसका जो नंबर है पूसा सुगंध का वो है नंबर 3, माने किसी फसल के आगे नंबर क्रमांक दे दिया जाता है। और अगला है दोस्तों DRR 370, DRR 370। अगली जो किस्म है दोस्तों CSR 10, CSR 10, ये इसकी अगली किस्म है। और दोस्तों अगली किस्म है इसकी मकराम, अगली जो किस्म है उसका नाम है मकराम। और जो दोस्तों नेक्स्ट किस्म है उसका नाम है PHV 71, PHV 71, ये इसकी नेक्स्ट किस्म है। और दोस्तों अगली किस्म है NDR
NDR। अगली किस्म क्या है? NDR। तो दोस्तों ये है भारत में धान की किस्म है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था जो है IR36 किसकी किस्म है? तो IR36 धान की किस्म है। धान की और किस्में क्या है? तो जया धान बासमती है, पूसा सुगंध है, DRR 370 है, SSR 10 है, HB 71 है और NDR है। ये सभी क्या है दोस्तों? धान की किस्में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में और अपने मिलने जुलने वालों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों बेहतरीन सेशन है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके जहन के अंदर उतार सके, ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट नेक्स्ट पटवारी परीक्षा में दे सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया खाद में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? माने जो यूरिया खाद होता है इसमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, पहला फास्फोरस है, अगला नाइट्रोजन है, तीसरा पोटेशियम और चौथा जिंक है। तो इसको दोस्तों राइट आंसर है इसका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर इसका? नाइट्रोजन। तो यूरिया खाद जो होता है उसमें दोस्तों मुख्य तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा हम मालवा क्षेत्र में रहते हैं और मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और दोस्तों काली मिट्टी में जो होता है उसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों उस नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हमें पता है, हम सर्दियों में जब भी कोई फसल बोते हैं रबी की फसल, तो उसमें हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। और यूरिया में क्योंकि 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। 1 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होता है? 1 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 1.47, सेकंड ऑप्शन है 2.47। जी हाँ दोस्तों, यही राइट आंसर है। 2.47 एकड़ होता है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्योंकि दोस्तों पटवारियों का काम क्या होता है? जमीन का मापन करना। तो मापन की पद्धतियाँ भी आप लोगों को आना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव सेशंस खत्म करने के बाद सारा हम डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 2.47 एकड़। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का ध्येय क्या है? कपिल धारा योजना का ध्येय क्या है? तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होती है। तो दोस्तों उसी से रिलेशन रखने वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों नहर निर्माण करने से, दूसरा है कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, इसी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि भूमि की सिंचाई हेतु जल की पूर्ति कराना। ये ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है, कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर है कपिल धारा योजना का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की बात अगर की जाए तो दोस्तों कपिल धारा योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। और इसके अंतर्गत दोस्तों सरकार क्या करवाती है? आपके किसी भी खेत में कुआं खुदवाती है, और कुआं खुदवाने के लिए कितने रुपए देते हैं? 2,30,000 रुपये। 2,30,000 रुपये की राशि इसके अंतर्गत लाभार्थी को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कपिल धारा योजना के 2017 में भी कई सारे क्वेश्चंस परीक्षा के अंतर्गत आए थे, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटवारी परीक्षा की जान है ये जो क्वेश्चन है और ये जो योजना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूर को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो दोस्तों 150 दिन और दूसरा ऑप्शन है 100 दिन। तो यही दोस्तों राइट आंसर है। 100 दिन का रोजगार जो होता है इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार। तो दोस्तों इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। इस योजना को क्या कहते थे? नरेगा यानी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नरेगा कहते हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर दोस्तों मैं इसके अधिनियम की बात करूं तो यह अधिनियम बनके तैयार हुआ 2005 में। रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? 2005 में। और जो नरेगा थी इसको शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 2 फरवरी 2006। कब इसकी शुरुआत हुई? 2 फरवरी 2006 में। बहुत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसा पी जाना है जैसे आप अमृत पी रहे हैं अमर होने के लिए। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। तो नरेगा की शुरुआत हुई है 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006।
कहाँ से हुई है? तो दोस्तों बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का जो पूर्वी समुद्र तट जिसकी सबसे अधिक सीमा लगती है आंध्र प्रदेश, उस राज्य से इसकी शुरुआत हुई। जिले का नाम पूछा जाए तो दोस्तों जिले का नाम है बांदावली। जिले का नाम क्या है? बांदावली। बांदावली में कहाँ से? तो उस जगह का नाम है अनंतपुर। क्या नाम है? अनंतपुर नाम की जगह से, अनंतपुर नाम की जगह से नरेगा योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। और क्या विशेष तत्व हो सकते हैं? तो दोस्तों अन्य और सारी इसकी बेहतरीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? उस समय भारत में 27 राज्य थे और 27 राज्य के लगभग 200 जिलों में इसको प्रारंभ में स्टार्ट किया गया था। 27 राज्य के 200 जिलों में इसको लगभग प्रारंभ किया गया था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जब 200 जिलों में हुआ तो संपूर्ण भारत में योजना कब से प्रारंभ हुई? संपूर्ण भारत में योजना कब से प्रारंभ हुई? ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बन सकता है। तो संपूर्ण भारत में दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी अप्रैल 2008। कब? अप्रैल 2008। अब बाद में आपने सुना होगा कि इसको नरेगा नहीं कहते, वर्तमान में क्या कहते हैं? मनरेगा। क्या कहते हैं इसको? मनरेगा। इसको नरेगा की जगह वर्तमान में क्या कहा जाता है? मनरेगा कहा जाता है। तो दोस्तों मनरेगा इसका नाम हुआ 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया, माँ फॉर महात्मा गांधी। वर्तमान में इसको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और क्या विशेष बात है? तो दोस्तों आपने देख लिया 100 दिन का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता है। अगर दोस्तों आपको 15 दिन तक कोई रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार इसमें आपको बेरोजगारी भत्ता भी देती है। अगर 15 दिन तक आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। और बात की जाए तो दोस्तों अगर आप कार्यकाल के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है काम करने के दौरान या आप स्थायी अपंगता हो जाती है तो 25,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। सहायता राशि कितनी देते हैं? 25,000 रुपये। अब दोस्तों और बातें की जाए तो महिलाओं को इसमें कितना आरक्षण है? तो महिलाओं को इसमें दोस्तों 33% आरक्षण है। कितना परसेंट आरक्षण है? 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और बात की जाए तो दोस्तों और क्या बातें हो सकती हैं? अगर 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप 5 किलोमीटर से बाहर अगर जाते हैं तो 10% सरकार आपको एक्स्ट्रा भत्ता भी देती है। तो दोस्तों ये विशेष बातें हैं नरेगा योजना की। तो दोस्तों क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग आपको 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। नरेगा अधिनियम कब बना? तो 2005 में बना। लागू कब हुई? तो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर से। 27 राज्यों के 200 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। संपूर्ण भारत में अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुई। नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया? तो 2 अक्टूबर 2009 में कर दिया। 15 दिन तक अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अगर आप काम करने के दौरान स्थायी अपंग हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो 10% आपको एक्स्ट्रा भत्ता भी सरकार को देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पटवारी परीक्षा की तो जान है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जीवन धारा योजना और दूसरा ऑप्शन है बलराम ताल योजना। जी हाँ दोस्तों यही आपका राइट आंसर है, बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना ये आपका राइट आंसर है। तो तालाब कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? नदियों पर बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? ताकि नदियों के पानी को रोककर क्या किया जाए, उसमें नदियों के पानी को रोककर उसको सिंचाई हेतु, विद्युत हेतु और पेयजल हेतु उसका उपयोग किया जाए। तो बलराम ताल योजना इसी के लिए बनाई गई। तो दोस्तों बलराम ताल योजना की जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में 25 मई 2007। कब शुरुआत हुई? 25 मई 2007 को बलराम ताल योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लगा है नेक्स्ट क्वेश्चन, DAP का फुल फॉर्म क्या है?
DAP का फुल फॉर्म क्या है? DAP खाद जो आप अपनी फसलों में डालते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट। जी हाँ दोस्तों, यही इसका राइट आंसर है। D4 हो जाएगा क्या? डाई, A4 हो जाएगा अमोनियम, डाई अमोनियम, P4 हो जाएगा दोस्तों फास्फेट। क्या हो जाएगा? फास्फेट। तो DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीरा की खेती के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? जीरा की खेती के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपने जीरा तो MP में कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि MP में होता है। तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में जीरा की खेती की जाती है। तो क्या आंसर इसका दोस्तों? गुजरात। जीरा की खेती कहाँ पे होती है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्ष की अवधि क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 में भी कई बार ये क्वेश्चन आया था। कृषि वर्ष की अवधि क्या है? कृषि वर्ष की अवधि क्या है? तो दोस्तों आप ऑप्शन पे पहले ध्यान दें। ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। 1 जुलाई से 30 जून इसका राइट आंसर है। 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से अपने यहाँ बारिश स्टार्ट होती है और 30 जून जो होता है फिर बारिश वहाँ से स्टार्ट होने लगती है। तो इस अवधि को ही क्या कहा गया है? कृषि वर्ष की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। डॉक्टर स्वामीनाथन है, तो ये तो हरित क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये तो मिसाइल मैन है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और डॉक्टर कुरियन, तो डॉक्टर कुरियन इसका राइट आंसर है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। दूध उत्पादन का भारत में विश्व में पहला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? तो योगी आदित्यनाथ के राज्य में, यानी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन उत्पादन में सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है? तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र में, ये तो आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सोयाबीन जो होता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? MP में होता है, हमारे मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन सबसे ज़्यादा। कितना परसेंट? तो वर्तमान में है दोस्तों 60%। क्योंकि आपने देखा होगा उत्पादन में पहले से कमी आई है। तो पहले कितना था? 80% था, 80 से कितना हो गया? 60%। MP में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों मालवा के पठार में। कहाँ पे होता है? मालवा के पठार में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। मालवा के पठार में या मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है? तो आप आंसर देंगे दोस्तों उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन जिला, संपूर्ण जिले में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, MP में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? MP में या पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन कारखाना, सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन कारखाना कहाँ पे है? उज्जैन में है। कहाँ पे है? उज्जैन में। और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। और इसी का एक और क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार, सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार, तो ये इसका आंसर भी दोस्तों क्या है? इंदौर है। तो सोयाबीन को लेके दोस्तों काफ़ी सारे तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, अभी 60% होता है, पहले कितना होता था? 80% होता था। इसी के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश। और वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों सोया का मतलब सो गया मध्य प्रदेश, इसी फसल के कारण। आपने देखा होगा इस फसल ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 80% पहले होता था, अब एवरेज घटा है, कितना हो गया? 60%। मालवा के पठार में सोयाबीन की खेती विशेष रूप से होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा होती है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो इंदौर में है। सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार तो इंदौर सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए,
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन है आपका पीसीओ का पूरा नाम क्या है? पीसीओ का पूरा नाम क्या है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ऑप्शन देखें तो परफेक्ट कॉलिंग ऑफिस, जी ये तो राइट आंसर नहीं है इसका। पब्लिक कन्वेंशन ऑफिस, ये भी नहीं है। पीपल्स कन्वीनियंस ऑफिस, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन पब्लिक कॉल ऑफिस, ये राइट आंसर है। पब्लिक कॉल ऑफिस, पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक कॉल ऑफिस, पब्लिक कॉल ऑफिस, ये इसका राइट आंसर है। पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक कॉल ऑफिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक बैंकों द्वारा करंट खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है? सार्वजनिक बैंकों द्वारा करंट खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, 0.0%, यानी इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये है कहाँ पर? महू में। कहाँ पे है दोस्तों? महू को कहते हैं दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर नगर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब का यहाँ पर जन्म हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर महू को कहा जाता है। और यहीं पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान बनाया गया है, राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान। तो यहीं से दोस्तों आपको पता है जानापाव पहाड़ी है जहाँ से चंबल नदी निकलती है, तो ये महू का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध फिल्म ग्रामीण भारत के किसानों की समस्याओं का चित्रण किया है, यानी भारत में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें ग्रामीण भारत के जो किसान हैं उनकी समस्याओं का चित्रण किया है? तो पहला ऑप्शन है जिस देश में गंगा बहती है, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2 बीघा जमीन। तो इसका राइट आंसर है 2 बीघा जमीन। क्या आंसर है? 2 बीघा जमीन। तो ये दोस्तों ये पिक्चर है 2 बीघा जमीन। इस पिक्चर में भारत के ग्रामीण किसानों की स्थिति का चित्रण किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कड़कनाथ किसकी एक प्रजाति है? कड़कनाथ किस प्रकार का एक प्राणी है? तो दोस्तों कड़कनाथ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। कड़कनाथ, तो दोस्तों कड़कनाथ पहला ऑप्शन इसमें दिया है भैंस, दूसरा है मुर्गा, तीसरा है गाय और चौथा है बकरी। तो कड़कनाथ दोस्तों मुर्गा होता है। कड़कनाथ क्या है? एक प्रकार का मुर्गा है। और दोस्तों कड़कनाथ जो होता है पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में पाया जाता है। झाबुआ प्लस अलीराजपुर जिलों में पाया जाता है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, कड़कनाथ नाम का मुर्गा छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। और दोस्तों जब इसको जीआई टैग दिया गया था उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गे को लेकर विवाद भी था। ये काले रंग का होता है, सामान्य मुर्गों से भी ज़्यादा ये बड़ा होता है। इसका खून जो होता है गहरा गाढ़ा यानी काले रंग के लगभग इसका खून होता है। तो कड़कनाथ मुर्गा ये ठीक है। क्या है? कड़कनाथ एक मुर्गा है। मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्रों में ये पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष की पत्तियां पशुओं को अधिकतम प्रोटीन प्रदान करती है? माने पशुओं को कौन से वृक्ष की पत्तियां होती हैं जो अधिकतम प्रोटीन प्रदान करती हैं, यानी किस वृक्ष की पत्तियां खाने से पशुओं को अधिकतम प्रोटीन मिलता है? जैसे हम भी तो पशु हैं, हमारे जैसे पशुओं को क्या खिला दो? दाल खिला दो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। तो जो गाय भैंस वगैरह जो होती हैं इनको क्या खिलाने से प्रोटीन, यानी कौन से वृक्ष की पत्तियां खाने से इनमें प्रोटीन ज़्यादा बनता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पीपल और दूसरा ऑप्शन है सुबबूल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सुबबूल। क्या आंसर है? सुबबूल। इस वृक्ष की पत्तियां खाने से इनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान है। क्वेश्चन नहीं है, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत शानदार सेशन है, बेहतरीन क्लास है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से वो पटवारी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था।
और इसको अपनाने वाला, जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य तो राजस्थान था, और 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद या संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद इसको पहली बार लागू किया किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में 1994 में पहली बार पंचायत के चुनाव आयोजित किए गए थे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों अनुसूची नंबर 11। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया, और इस अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय रखे गए पंचायतों से रिलेशन रखने वाले। कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। अब दोस्तों पूछा जाता है संविधान के किस भाग में? तो संविधान के 9 का भाग में पंचायती राज व्यवस्थाओं को रखा गया है। और अनुच्छेद अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक, अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक इसका पूरा वर्णन किया गया है। कितने अनुच्छेद है? तो ए से लेके ओ तक 15 है, एक और इसको शामिल कर ले तो टोटल 16 अनुच्छेद पंचायती राज को लेके बनते हैं। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन का कभी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी पूरी डिटेल और अनुच्छेदों का वर्णन भी आपको बताएंगे। फिलहाल में मैंने आपको काम चलाने लायक काफ़ी बता दिया है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ। एमपी में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था संविधान में पारित होने के बाद। 1994 में मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती चुनावों का आयोजन किया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अनुसूची नंबर 11 में इसको रखा गया। 29 विषय रखे गए। संविधान के भाग 9 का में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक 15 और एक 243 को शामिल कर लें तो 16 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें ताकि हमारा उत्साह और भी अगले वीडियो के लिए चरम सीमा पे हो, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम दे सकें। ठीक है, तो जिगर के चलो जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने चाहने और मिलने वालों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंवले के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों ये तो साइंस वाली बात हो गई, लेकिन आंवला तो एक पेड़ होता है ना, और आंवले की आप कृषि भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो ये कृषि से रिलेशन रखने वाला भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए आंवले के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी, और विटामिन कौन सा? सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। बाकी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंवले में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अल्पावधि कृषि फसल ऋण किस दर पर दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 11% और दूसरा ऑप्शन है 5%। तो दोस्तों 5% दर पर मध्य प्रदेश में अल्पावधि का फसल ऋण जो होता है वो दिया जाता है। कितने परसेंट दर पे? 5% दर पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों की श्रृंखला सर्वोच्च आनुवंशिकता शुद्धता किसमें होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रजनन बीज। तो दोस्तों प्रजनन बीज ही इसका राइट आंसर है, प्रजनन बीज। तो प्रजनन जो बीज होते हैं उनमें बीजों की श्रृंखला में सर्वोच्च आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बालिकाओं के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई है? तो पहली योजना है पुत्री कल्याण बालिका सुधार योजना, पुत्री उत्थान योजना। तो चौथा इसका राइट आंसर है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों काफ़ी सारी परीक्षाओं में लाडली लक्ष्मी योजना का क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। कब की है? तो 1 अप्रैल 2007। कब? 1 अप्रैल 2007। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पटवारी ही नहीं दोस्तों, कोई सी भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जो मध्य प्रदेश की परीक्षा होती है उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जमुनापरी किस पशु की किस्म है?
कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आया है। जमुनापरी किस प्रकार के जानवर की किस्म है? माने कौन से जानवर की एक जो किस्म होती है, एक नस्ल होती है, उसको जमुनापरी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बकरी है दोस्तों, बकरी ही इसका राइट आंसर है, बकरी ही इसका राइट आंसर है। बकरी की एक प्रजाति है जमुनापरी और दोस्तों ये अपने मध्य प्रदेश के साथ यूपी में भी पाई जाती है जमुनापरी बकरी। ठीक है दोस्तों, ये किसकी प्रजाति है? बकरी की एक प्रजाति है। तो दोस्तों ये था हमारा सन 2008 का ओल्ड सोल्ड पेपर का एनालिसिस। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है और पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चाहने मिलने वालों को भी बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है ग्रामीण और पंचायती राज अर्थव्यवस्था का, जिसमें दोस्तों और भी बेहतरीन क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें क्योंकि जल्द ही हम इसका वीडियो लेके आने वाले हैं।